नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कोर्ट्स दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट की बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी में मुआवजा वितरण में हुए कथित फर्जीवाड़े की जांच का आदेश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि नोएडा अथॉरिटी द्वारा पिछले 10 से 15 साल में जितने बड़े जमीन अधिग्रहण को लेकर मुआवजा वितरण किया गया है, उसकी जांच की जाए। कोर्ट ने 4 हफ्ते में जांच रिपोर्ट दायर करने को कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी। नोएडा अथॉरिटी में मुआवजा वितरण में हुए कथित फर्जीवाड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यूपी सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट से असंतुष्टि जाहिर करते हुए यूपी सरकार को उनके द्वारा बनाई गई कमेटी से मुआवजा वितरण में हुए कथित फर्जीवाड़े की गंभीरता से जांच करने के लिए कहा। साथ ही कोर्ट ने कमेटी की जांच का दायरा बढ़ाते हुए पिछले 10 से 15 साल में जितने बड़े जमीन अधिग्रहण नोएडा अथॉरिटी द्वारा किए गए और उनका मुआवजा वितरण किया गया, उसकी जांच की जाए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि कमेटी को अगर मुआवजा वितरण में कुछ गलत हुआ है या नोएडा अथॉरिटी द्वारा की गई विभागीय जांच में कोई अधिकारी प्रथम दृष्टया शामिल पाया जाता है तो उसकी भी रिपोर्ट दाखिल की जाए। कोर्ट ने कमेटी को 4 हफ्ते में अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करने का आखिरी मौका दिया। कोर्ट इस मामले पर अगले साल 17 जनवरी को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में इस मामले में कोर्ट के दखल के बाद यूपी सरकार ने ये बड़ा कदम उठाते हुए बोर्ड ऑफ एवेन्यू के चेयरमैन, मेरठ कमिश्नर, एडीजी मेरठ जोन की 3 सदस्यीय कमेटी बना दी थी, जिसे मुआवजा वितरण में हुए फर्जीवाड़े की जांच कर 2 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। दरअसल नोएडा अथॉरिटी में मुआवजा वितरण में हुए फर्जीवाड़े में जुड़े एक जमानत के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पिछली सुनवाई में नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि नोएडा अथॉरिटी के 1-2 अफसर इस फर्जीवाड़े में शामिल नहीं हैं, बल्कि प्राधिकरण का पूरा सेटअप इसमें मिला हुआ है। इस मामले में प्राधिकरण ने कानून में किसी भी अधिकार के बिना भूमि मालिकों को नोएडा प्राधिकरण ने मुआवजा दिया है, जिसमें एक एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ कोई जांच नहीं की गई। ये मामला नोएडा के 2 अधिकारियों और एक भूमि मालिक के खिलाफ दर्ज किया गया था। इन लोगों पर 72 करोड़ 6,80,472 रुपए का मुआवजा बिना किसी अधिकार के गलत तरीके से भुगतान करने का आरोप है। इस मामले में इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें पता लगा कि कानून में किसी भी अधिकार के बिना भूमि मालिकों को नोएडा प्राधिकरण ने मुआवजा दिया। एक एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ कोई जांच नहीं की गई। जांच नहीं करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की कोर्ट ने खिंचाई की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि ये मामला कोई अकेली घटना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बहस के बाद सेबी और प्रशांत को संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा और फैसला सुरक्षित रखा। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई की बेंच में
सेबी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अब वो जांच के लिए समय बढ़ाने की मांग नहीं करेंगे। 25 अगस्त की स्टेटस रिपोर्ट को मेहता ने कोर्ट में पेश किया। मेहता ने कहा कि 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है। 2 मामलों को छोड़कर सभी मामलों में जांच पूरी हो चुकी है। अब निर्णय लेना है, हालांकि कुछ जानकारियां आनी बाकी हैं। सीजेआई ने मेहता से पूछा, निवेशकों को जो नुकसान हुआ है वैसे मामले को लेकर क्या कर रही है और निवेशकों के हित की रक्षा करने के लिए सेबी क्या कर रही है। मेहता ने कोर्ट को बताया कि अगर कोई शॉर्ट सेलिंग हुई है तो नियम के मुताबिक कार्रवाई होगी। सीजेआई ने कहा कि निवेशकों के हित की रक्षा सुनिश्चित की जाए, साथ ही शॉर्ट सेलिंग के मुद्दे को भी ध्यान में रखा जाए। मेहता ने भी इन मुद्दों पर ध्यान रखने का आश्वासन देते हुए कहा कि हमारा इन मुद्दों के ऊपर पूरा ध्यान है। इसके अलावा उन्होंने कोर्ट को बताया कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर एक्सपर्ट कमेटी के जो सुझाव थे उसको भी ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। मेहता ने कहा कि कमेटी के सुझाव के तहत अगर कोई बदलाव की जरूरत होगी तो मैं उसके लिए तैयार हूं। हालांकि अभी नहीं लगता कि बदलाव की जरूरत है। रेगुलेशन में बदलाव करना केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है। सीजेआई ने मेहता से पूछा कि सेबी ने मार्केट की जांच को लेकर अभी तक क्या कदम उठाए हैं। मेहता ने आगे कहा कि अनामिका जायसवाल द्वारा एक अर्जी दाखिल की गई, उस पर हम 2 वजह से जवाब नहीं देना चाहते। पहला, एक लोकल एनजीओ की रिपोर्ट दी है। दूसरा, हमने जब उनसे रिपोर्ट मांगी कि इन जानकारियों के बारे में बताइए तो उन्होंने कहा कि उसका जवाब दिया कि हम नहीं दे सकते। वहीं एक अवमानना की याचिका विशाल तिवारी की ओर से दाखिल की गई है, जिस पर हमने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सीजेआई ने पूछा कि 2014 में मुख्य लाभार्थी कौन था और इसको लेकर सेबी के पास क्या कुछ जानकारी है। कोर्ट ने प्रशांत भूषण को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जानकारी कोर्ट में साझा करने से रोकते हुए कहा, उस रिपोर्ट की सत्यता के बारे में कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए उस रिपोर्ट को कोर्ट के समक्ष पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हमने सेबी को इसकी जांच सौंपी है। सीजेआई ने प्रशांत भूषण को चेतावनी देते हुए कहा कि आपको किसी पर आरोप लगाने से पहले सावधान रहना चाहिए। डीआरआई को लेकर आपका आरोप ओवर इवैल्यूएशन का है, आप रिपोर्ट पर बात कीजिए। डीआरआई ने 2017 में जांच पूरी कर ली थी, उसमें कुछ नहीं मिला। मेहता ने कहा, अगर कमेटी के सदस्य पर सवाल उठने लगेंगे तो फिर कोई कमेटी का सदस्य नहीं बनेगा। सीजेआई ने कहा कि ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। वकील प्रशांत भूषण, सोमशेखर सुंदरेशन जो कमेटी के सदस्य हैं, वो सेबी के कई कमेटी में रह चुकी हैं। वहीं मेहता ने कोर्ट से कहा कि कमेटी के सदस्य पर प्रशांत भूषण को इस तरह का आरोप लगाने से रोका जाए। कोर्ट ने प्रशांत भूषण को कहा कि इस तरह से तो कोई भी कमेटी का सदस्य कोई नहीं बनेगा। आप देखिए कि केवल एक बार 2006 में वो अडानी के लिए पेश हुए थे। आप 2023 में हितों के टकराव की बात कर रहे हैं। ऐसे में तो कोई वकील हाईकोर्ट का जज नहीं बन पाएगा। मेहता ने कहा कि भूषण जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं वो इनके ही एनजीओ से लिया गया है। एक तरफ तो वो पीआईएल दाखिल कर बहस कर रहे हैं, दूसरी तरफ चाहते हैं कि कोर्ट इनकी एनजीओ की रिपोर्ट पर भरोसा करे। मेहता ने कहा कि मैं भूषण को ये कहकर शर्मिंदा नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण ने अपनी अर्जी में कमेटी के दूसरे सदस्यों पर भी आरोप लगाए हैं। सीजेआई ने प्रशांत भूषण से पूछा कि इसके लिए आपके पास क्या सबूत है। प्रशांत भूषण ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। सीजेआई ने प्रशांत भूषण को कहा कि आपने नियम को चुनौती दी नहीं है और आप हमसे चाहते हैं कि हम उसे रद्द कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि सोमवार तक सेबी और प्रशांत को संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर तमिलनाडु और केरल के राज्यपाल द्वारा बिलों के निपटान में अनावश्यक देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखे तेवर अख्तियार किए हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल की ओर से देरी पर सवाल उठाए हैं। सीजेआई ने कहा कि कोर्ट के नोटिस के बाद क्यों राज्यपाल ने विधेयकों पर फैसले लिया, गवर्नर 3 साल तक क्या कर रहे थे।
सीजेआई ने कहा कि मुद्दा ये नहीं है कि क्या किसी विशेष राज्यपाल ने देरी की, बल्कि ये है कि क्या सामान्य तौर पर संवैधानिक कार्यों को करने में देरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर को विधेयकों को मंजूरी देने में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा कथित देरी किए जाने को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए राजभवन पर 12 विधेयकों को रोककर रखने का आरोप लगाने वाली राज्य सरकार और केंद्र को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और केरल के राज्यपालों पर सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की याचिका पर केंद्र और केरल के राज्यपाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष केरल और तमिलनाडु द्वारा दायर याचिकाओं में दोनों राज्यों ने अपने अपने राज्यपालों की ओर से निष्क्रियता को दर्शाया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी से पूछा, मिस्टर अटॉर्नी, गवर्नर का कहना है कि उन्होंने 13 नवंबर को इन बिलों का निपटारा कर दिया। हमारी चिंता ये है कि हमारा आदेश 10 नवंबर को पारित किया गया। ये बिल जनवरी 2020 से लंबित है। इसका मतलब है कि गवर्नर ने कोर्ट के आदेश के बाद निर्णय लिया। राज्यपाल 3 साल तक क्या कर रहे थे? राज्यपाल को पार्टियों के सुप्रीम कोर्ट जाने का इंतजार क्यों करना चाहिए? एजी ने जवाब दिया कि विवाद केवल उन विधेयकों से संबंधित हैं जो राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित राज्यपाल की शक्तियों को छीनने का प्रयास करते हैं, और चूंकि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए कुछ पुनर्विचार की आवश्यकता है। हालांकि पीठ ने कहा कि लंबित बिलों में से सबसे पुराना बिल जनवरी 2020 में राज्यपाल को भेजा गया था। आदेश में पीठ ने उन तारीखों को दर्ज किया जिन पर 10 बिल राज्यपाल के कार्यालय को भेजे गए थे, जो 2020 से 2023 तक है। पीठ ने आदेश में कहा, मुद्दा ये नहीं है कि क्या किसी विशेष राज्यपाल ने देरी की, बल्कि ये है कि क्या सामान्य तौर पर संवैधानिक कार्यों को करने में देरी हुई है। तमिलनाडु राज्य की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने पीठ को सूचित किया कि अदालत द्वारा याचिका पर नोटिस जारी करने के बाद राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने कुछ विधेयकों पर अनुमति रोक दी है। इसके बाद विधानसभा ने विशेष सत्र बुलाया और उन्हीं विधेयकों को फिर से पारित कर दिया। राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AM सिंघवी ने भी बताया कि अब राज्यपाल के समक्ष 15 विधेयक लंबित हैं, जिनमें 10 विधेयक वे भी शामिल हैं जिन्हें विधानसभा द्वारा फिर से पारित किया गया है। रोहतगी ने कहा कि राज्यपाल बिना कोई कारण बताए सहमति को रोक नहीं सकते। TN सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट P विल्सन ने कहा कि अगर राज्यपाल को अनिश्चित काल तक बिलों को रोकने की अनुमति दी गई तो शासन पंगु हो जाएगा। पंजाब राज्य द्वारा दायर इसी तरह की याचिका से संबंधित पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि राज्य सरकार द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद ही राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर कार्रवाई करने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। केरल राज्य की अन्य याचिका में केरल के राज्यपाल के खिलाफ इसी तरह की राहत की मांग की गई है। इससे पहले ऐसी ही स्थिति तेलंगाना राज्य में हुई थी, जहां सरकार द्वारा रिट याचिका दायर करने के बाद ही राज्यपाल ने लंबित विधेयकों पर कार्रवाई की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और उधर सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में सजा सुना दी गई है। 4 आरोपियों को डबल उम्र कैद की सजा मिली है। रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलबीर मलिक और अजय कुमार मर्डर केस में दोषी करार दिए गए हैं। कोर्ट ने चारों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है। सभी दोषियों को मकोका के तहत सजा सुनाई गई है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। चारों आरोपियों को 2 मामलों में अलग अलग उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दोनों उम्र कैद एक के बाद एक चलेंगी। हत्या में 25-25 हजार रुपए और मकोका में 1-1 लाख रुपए अर्थदंड, यानी चारों को डबल उम्र कैद और 1.25 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। जबकि 5वें आरोपी अजय सेठी को हत्या का दोषी नहीं बल्कि लूट का सामान अपने कब्जे में रखने का दोषी माना। इसके चलते अजय सेठी को IPC के सेक्शन 411 के तहत दोषी करार दिया गया।
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्किल डेवलपमेंट केस में पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को नियमित जमानत दी है। अदालत ने ये भी टिप्पणी की कि टीडीपी को पैसा मिला, इसके फिलहाल सबूत नहीं है। नायडू 28 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर हैं। कोर्ट ने कहा था कि वो स्वास्थ्य आधार पर अस्थायी जमानत देने के लिए तैयार हैं, ताकि वो अपनी दाहिनी आंख की आवश्यक सर्जरी करा सके। साथ में इससे पहले अक्टूबर में नायडू को स्वास्थ्य आधार पर 4 सप्ताह की सशर्त अंतरिम जमानत दी गई थी। वहीं आंध्र सरकार ने नायडू के बेल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 371 करोड़ के कथित गबन का मामले कौशल विकास मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को नियमित जमानत दे दी है। जस्टिस टी मल्लिकार्जुन राव ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से ये निश्चित रूप से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि गलत तरीके से की गई रकम तेलुगु देशम पार्टी के बैंक अकाउंट में भेज दी गई थी। कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता को 9 सितंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था और अदालत के आदेशों के बाद 31 अक्टूबर 2023 को स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दिए जाने तक वह न्यायिक हिरासत में रही। टीडीपी पार्टी को गलत तरीके से अमाउंट ट्रांसफर करने के आरोपों के बावजूद इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया। इस अदालत का मानना है कि याचिकाकर्ता की रिमांड मांगने से पहले ऐसे गंभीर आरोपों को पर्याप्त सामग्री द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। अदालत इस बिंदु पर सहायक सामग्री की कमी को एक अंतर के रूप में देखती है। जांच के निष्कर्ष में कहा गया कि कथित हेराफेरी की गई राशि टीडीपी पार्टी के खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी। राज्य के अपराध जांच विभाग ने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने 2014 और 2019 के बीच तेलुगु देशम पार्टी के शासन के दौरान फर्जी कंपनियों के माध्यम से आंध्र प्रदेश कौशल विकास निगम से लगभग 371 करोड़ रुपए के कथित गबन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि कोर्ट ने कहा कि ये अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि सीमेंस और डिजाइन टेक एपीएसएसटीसी के साथ समझौता ज्ञापन पक्षकार प्रशिक्षकों को उच्च स्तरीय तकनीक प्रदान करने में विफल रहे। कोर्ट ने ये भी कहा कि फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में उजागर विसंगतियों के लिए नायडू को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जिसके अनुसार 371 करोड़ रुपए में से कम 241 करोड़ रुपए SISW और डिजाइन टेक द्वारा विभिन्न फर्जी कंपनियों को हस्तांतरित किए गए। कोर्ट ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष को ये स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि याचिकाकर्ता को ऐसी विसंगतियों के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में पार्टियों के हस्ताक्षरों को सत्यापित और तुलना करना उनका कर्तव्य नहीं है। ये स्पष्ट किया जाना बाकी है कि मतभेद कैसे सामने आए। रिपोर्ट को धन के कथित दुरुपयोग का मूल कारण माना जा सकता है। जमानत देते हुए अदालत ने नायडू पर प्रिंट और डिजिटल मीडिया सहित कोई भी प्रेस इंटरव्यू नहीं देने और न ही इस मामले के संबंध में कोई सार्वजनिक टिप्पणी करने के प्रतिबंध को जारी रखने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। और उधर वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकारों पर सख्ती दिखाई। लगातार बढ़ते प्रदूषण पर अदालत ने राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया और प्रदूषण की रोकथाम पर और सख्ती दिखाने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि किसानों को विलन न बनाएं, उन्हें पराली न जलाने के लिए वित्तीय राशि दें। जो लोग पराली जला रहे हैं उन्हें MSP का लाभ न दिया जाए। धान के अलावा दूसरे विकल्प ढूंढें और सरकारें प्रदूषण पर सियासत न करें। अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में वायु प्रदूषण मामले में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली और पंजाब सरकार को एक बार फिर जमकर खरी सुनाई। कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि बीते 6 साल में ये सबसे प्रदूषित नवंबर रहा है। कोर्ट ने पूछा कि वायु प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं।
पंजाब सरकार ने कहा कि हमने पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है और करीब 100 एफआईआर दर्ज की हैं और लगभग 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी वसूल किया है। पंजाब सरकार ने कहा कि पंजाब के 6 जिले में पूरी तरीके से पराली नहीं जलाई गई। अदालत ने आदेश में कहा कि खेतों में पराली जलाने की घटनाओं में कमी नहीं आई है। पराली जलाने के लिए भूमि मालिकों के खिलाफ 984 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 2 करोड़ रुपए से अधिक का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया है, जिसमें से 18 लाख रुपए वसूल किए गए हैं और कोर्ट में कहा गया कि पराली जलाने की जितनी घटनाएं हुई हैं, उनमें से 20 मामलों में ही जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि किसानों को खलनायक बनाया जा रहा है और यहां अदालत में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। कोर्ट ने कहा, पराली जलाने के लिए किसानों के पास कुछ कारण होगा। पंजाब सरकार को उन्हें पराली जलाने से रोकने के लिए सहायता राशि देनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पंजाब को वित्तीय प्रोत्साहन देने के तरीके में हरियाणा से सीख लेनी चाहिए। जस्टिस कौल ने कहा कि जो लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जो लोग पराली जला रहे हैं, उन्हें एमएसपी का लाभ न दिया जाए। इसके अलावा अन्य फसलों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पंजाब और केंद्र सरकार को राजनीति को छोड़कर प्रदूषण को कम करने के लिए काम करना चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली के कैबिनेट सेक्रेटरी की कमेटी को प्राइवेट जगहों पर कंस्ट्रक्शन के पहलू पर गौर करने को कहा। जस्टिस कौल ने कहा कि पंजाब में जमीन नमी खोती जा रही है क्योंकि जल स्तर कम होता जा रहा है। यदि जमीन सूख गई तो बाकी अन्य फसलें भी प्रभावित होंगी। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर दिल्ली सरकार आदेश का पालन नहीं करेगी तो कोई और रास्ता नहीं बचेगा हमारे पास। कोर्ट ने कहा कि अभी भी दिवाली और यूपी में खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है। यही बात एमिकस भी बता रहे हैं। साथ ही पुराने वाहनों पर कलर कोडेड स्टिकर नहीं लगाने पर भी शीर्ष अदालत ने संज्ञान लिया। अदालत ने समिति से इस पहलू पर गौर करने और ये पता लगाने को कहा है कि नियमों के पालन के लिए राज्यों को क्या निर्देश जारी किए जाएं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट 5 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और उधर पीएमएलए के तहत ईडी की शक्ति के खिलाफ याचिकाओं पर 2 दिन की सुनवाई के बाद मामले की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने केंद्र को इस मामले में संशोधित प्रार्थना पर अपना जवाब दाखिल करने की इजाजत देते हुए मामले की सुनवाई 8 हफ्ते के बाद तय कर दी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पीएमएलए के तहत ईडी की शक्तियों की समीक्षा वो जारी रखेगा। कोर्ट ने सुनवाई नहीं करने की केंद्र की मांग को ठुकराया था। पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती आदि से जुड़े कई प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग है। फिलहाल कोर्ट से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।